हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो जो स्टीएप्सिन एंजाइम होता है वह वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वह निकलता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करें कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए बात यूपीएससी की आई है तो कुछ बातें तो बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। जो यूपीएससी की स्थापना है वो कब होता है स्थापना, तो ध्यान देंगे यूपीएससी की जो स्थापना होती है 1 अक्टूबर सन 1926 को यूपीएससी की क्या होती है स्थापना होती है। और जो इसका किस आर्टिकल के तहत होता है तो यह संविधान के भाग 14 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मैं बता दूं आप लोगों को कि आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 300 कहाँ तक 323 तक, आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के बारे में चर्चा किया गया है। वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वह हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है वह है आर्टिकल 32 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से यदि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के माध्यम से डायरेक्ट हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करें कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। तो उज्ज्वला योजना किससे संबंधित था, तो आपको पता होना चाहिए कि निःशुल्क गैस एलपीजी वितरण से संबंधित था। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उत्तर प्रदेश का एक सबसे पूर्वी जिला, अब आपको बात पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या होता है, बलिया। तो उत्तर प्रदेश के बलिया से ही इसकी शुरुआत होती है और वह डेट था 1 मई 2016। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात और, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वह दूसरी बार भी चालू हुआ था, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो वह कहाँ से हुआ था, तो वह भी उत्तर प्रदेश से हुआ था और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महोबा। कौन सा जिला पड़ता है, महोबा। तो इसी महोबा जिले से 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत होती है। डेट कौन सा था, तो डेट भी आप याद रखेंगे कि 10 अगस्त सन कितना था, 2021 को इसकी शुरुआत होती है। बात बोलिए क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह किस महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो जो रज पर्व है, रज पर्व या कहीं कहीं पर इसको राजा पर्व भी नाम दिया जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यह मनाया जाता है जून महीने में, ये 3 दिन का होता है और उड़ीसा का काफी महत्वपूर्ण क्या है, लोकप्रिय त्योहार है। इसमें क्या होता है, भगवान विष्णु की जो पत्नी थी भूमा देवी, इनकी पूजा होती है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि भगवान विष्णु की जो पत्नी थी जिनका नाम क्या था, भूमा देवी, मैं यहां लिख दूं,
भूमा देवी, इन्हीं को समर्पित है, इन्हीं की पूजा की जाती है। ठीक है, काफी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जून महीना किसके लिए किया जाता है? कि विष्णु की पत्नी भूमा देवी के लिए किया जाता है। बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात और याद रखेंगे उड़ीसा से, कि इसी उड़ीसा में आपका रथ यात्रा भी मनाया जाता है, रथ यात्रा। और यहाँ का एक और है मकर मेला, मकर मेला भी यहीं पर मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला करें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ये बात कोई कैसे भूल सकता है कि यह नारा दिए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि प्रजातियां पौधे और जानवर की, प्रजातियां पौधे और जानवर वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो चुका है सर टाइप करने में। प्रजातियां पौधे और जानवर की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। माफी चाहते हैं, ये प्रश्न शायद मिस्टेक टाइपिंग हो चुका है, गलत टाइप हो चुका है। प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि प्रजातियां पौधे और जानवर, प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये प्रश्न गलत टाइप हो चुका है। आगे कराए अगला प्रश्न, इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो आनंद नीलकांतन एक भारतीय लेखक और साथ में जो पटकथा होता है उसके काफी अच्छे विद्वान थे। इनकी पहली पुस्तक थी असुर टेल ऑफ वन किड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुंगचोलम, पुंगचोलम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पुंगचोलम, बस आपसे यही पूछ रहा है कि पुंगचोलम किस राज्य का नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का नृत्य है? ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पुंगचोलम मणिपुर राज्य का क्या है? नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मुझे आप बताएंगे, नूपा नृत्य कहाँ का है? नूपा, नूपा ही मुझे याद आ रहा है, नूपा नृत्य। तो नूपा नृत्य भी कहाँ का है? मणिपुर का ही है। ठीक है, आगे चलिए। कहे कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो जो रोपण कृषि यानी कि एक बार बो दिया जाता है, फिर से उसको उखाड़ कर उसकी रोपाई की जाती है, उसे कहा जाता है रोपण कृषि। तो एक कहाँ की प्रमुख खेती है, कृषि है, किस क्षेत्र में की जाती है? तो वह किया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? ये प्रश्न शायद किसी दिन हमने आपको करवा दिया था, फिर भी यदि नहीं पता है तो आइए मैं इसको करवा देता हूँ। कराए कि कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, वैसे को कहते हैं लिंगानुपात। तो वह है 943। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। लेकिन एक बात और बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे है? सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात,
इस प्रश्न से ये दोनों प्रश्न तो बनते हैं। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में है, कितना है तो आपको पता होगा कि 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है तो हरियाणा में है, और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कितना है, 879 है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से क्या होता है, पराजित होता है। और यह लड़ा जाता है 1191 में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध इसके अगले ही साल यानी कि 1192 में होता है, और यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पर इसमें मेन मुद्दा क्या है कि पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं, क्योंकि जयचंद क्या करता है कि मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है, जिस कारण से ये हार जाते हैं। लेकिन इसके 2 ही साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, और उसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को भी क्या करता है, हरा देता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। तो वह प्राप्त किया था, उसमें मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। उस समय मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। अब तो आइडिया लग गया होगा आपका, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। और यहीं से बंगाल में क्या होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो वह होता है 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव किस राज्य में स्थित है। थर्मल पावर पॉइंट निम्नलिखित में से, देखिए थोड़ा सा फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इधर उधर टाइप हो गया है। बस ये पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, बस इतना यदि आपको पता है ना तो बस क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको पता है कि जो हीराकुंड बांध है कहाँ पे है, ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप बताएंगे कि किस नदी पे है, ठीक है। चलिए, और हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस जिले में है, ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा था। तो आप बताइए कि हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस जिले में है। तो मैं बता देता हूं आपको, संभलपुर एक जिला है जिसका नाम है संबलपुर। तो इसी संबलपुर जिला में क्या है, हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न कहा कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने किसके लिए भूख हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो ये तो आपको पता है कि मिल मजदूर के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, और नील की खेती को लेके, और अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए अगले ही वर्ष 1918 में सर्वप्रथम इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किए थे। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन बन जाता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किस तरलता जाल की स्थिति में, किस तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन बन जाता है। तो वह आपका होता है असीम रूप से लोचदार। असीम रूप से लोचदार की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शनल बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है।
निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो वह करता है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और, यहां से एक प्रश्न और। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कराए कि रामपुरवा बैल, रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा है, जो अब रखा गया है कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में इसको लाके रखा गया है। अगला प्रश्न कराए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है आपका के राजा रमन को। हाँ, के राजा रमन को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले आप शायद श्रीनिवास जी थे। एक बार सर्च कर लेंगे आप लोग, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अगला करा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये बात तो सबको पता होगा। आपको बता दिए कि बिहार के न्यायाधीश थे AP शाही, इन्हीं को बनाया गया है। बिहार हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इन्हीं को बनाया गया है AP शाही जी को। ठीक है, अगला प्रश्न कहा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी बोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कट के लिए Ctrl+X और कॉपी के लिए Ctrl+C, ये भी याद रखेंगे। कट के लिए Ctrl+X, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है। और कॉपी के लिए Ctrl+C, और पेस्ट के लिए आप हमें बताएंगे कि पेस्ट के लिए क्या होता है। तो पेस्ट के लिए यदि मैं बात करूं पेस्ट, तो पेस्ट के लिए शायद आपका भी होता है। ठीक है, कॉपी के लिए Ctrl+C, और कट करने के लिए ये तो X आपका क्या हो गया? कट, जो आपका सही है। और ये होता है कॉपी, और ये होता है पेस्ट। हाँ, पेस्ट सही है। ठीक है, पेस्ट होता है। और Ctrl+S क्या होता है? सेव करने के लिए। किसी को यदि सेव करना है, किसी फाइल PDF को सेव करना है, तो Ctrl+S दबा के हम सेव कर सकते हैं। आगे कराए कि MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह बांटने के लिए हम करते हैं शीट टैब का। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल है, यानी कि कितने प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश के जो ओवरऑल पूरा 100% क्षेत्रफल है, उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र पे केवल नगर है, केवल शहर है, यानी कि शहरी जनसंख्या है? तो वह है आपका कितना? 2.7। 2.7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। तो सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं भांभर क्षेत्र। ठीक, उसके नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं? तराई का क्षेत्र। ठीक है, भांवर के बाद क्या होता है? इसको भांवर कहें या भांवर कहें, बात एक ही है। और भांवर के बाद क्या होता है? तराई क्षेत्र। तो सबसे उत्तरी भाग पूछा था, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र पर ढाल की ओर से, मतलब ढाल किस ओर है? बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? तो किस ओर है? तो वह आपका है उत्तर की ओर।
उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एवं सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? अभी आपको जो जलवायु वाला प्रश्न चैप्टर आया था किसमें, यूपीजीके में, यूपीजीके में जब जलवायु वाला चैप्टर करवा रहे थे तो इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया था कि सबसे अधिक गर्मी पड़ती है आपकी झांसी में, या फिर झांसी नहीं तो फिर आगरा में। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है झांसी में, झांसी नहीं है तो आगरा में, और सबसे कम गर्मी पड़ती है कहाँ पे, क्या पूछा, हाँ सही तो है, जब गर्मी सबसे अधिक पड़ता है झांसी में, झांसी नहीं है तो फिर आगरा में, और सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली में। ऑप्शन नंबर सी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए, लेकिन एक बात और, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबको पता है कि सर्वाधिक कम वर्षा मथुरा में, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? कि राजघाट बांध जमुना, रानी लक्ष्मी बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, और माता टीला बांध बेतवा। देखिए, जो राजघाट बांध है यही आपका सही नहीं है, क्योंकि राजघाट जो बांध है वो यमुना नदी पे न होके किस नदी पे है? ये भी आपका बेतवा नदी पे है। ठीक है, बेतवा नदी पे है, और रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे है, सही बात है। रिहंद बांध रिहंद, और माता टीला बेतवा सही है। कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं हैं। एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कुल 5 परियोजनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को किनके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। किसके जन्म दिवस पर? तो पोलियो के टीका का खोज किए थे साल्क ने, जुनास साल्क ने, जुनास साल्क लिखा ना, हाँ जुनास साल्क ने पोलियो को टीका की खोज किए थे जुनास साल्क ने। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न कराए कि भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण हाल में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो तर्कस आपका युद्ध अभ्यास है वह आपका आयोजित किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि में प्रायोगिक आधार या डिजिटल मुद्रा शुरू किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि से प्रायोगिक आधार या डिजिटल मुद्रा शुरू किया था? तो वह किया था, प्रश्न कुछ गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि से प्रायोगिक आधार, नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पे पर होगा, कुछ मिस्टेक था, ये मिस्टेक था। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू किया था? तो वह किया था आपका 1 दिसंबर 2022 से। 1 दिसंबर 2022 से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कराए कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो जो इरिडियम परत की खोज की थी वह किए थे लुइस अल्वारेंज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इनके इसी खोज के लिए लुइस अल्वारेज को इरिडियम परत की खोज के लिए सन 1968 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, लुइस अल्वारेज का संबंध किस क्षेत्र से था? ये भी बात याद रखेंगे। इनका क्षेत्र कौन सा? भौतिकी था। इनका क्षेत्र कौन सा? भौतिकी इनका क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे करा है कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया था? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सबसे अधिक योगदान दिया गया था जीडीपी में? तो वह आपको दिया गया था इंडस्ट्रियल एरिया है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन एक बात और, जब आप अधिकतम जान गए हैं तो न्यूनतम क्यों ना? सर्वाधिक योगदान दिया था गौतम बुद्ध नगर ने, तो न्यूनतम कौन सा जिला, यानी कि सबसे कम जीडीपी में योगदान कौन सा जिला दिया था? तो वह जिला आपको दिया था श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए, खांडवी में होता क्या है कि इसमें बेसन, दही, हल्दी और अदरक का पेस्ट बनाया जाता है और ये वहाँ का भोजन के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो किस राज्य का है? तो ये आपका गुजरात का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा और उसको नाम दिया जाता है क्या? खांडवी उसको नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यदि आप यूपीजीके का पत्र और पत्रकारिता नामक जो टॉपिक है, अगर उसको देखे होंगे और जानते होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप यूं ही बता देंगे। तो हिंदी भाषा का पहली बार 30 मई 1826 का जो प्रकाशन हुआ था उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड इसका नाम था, लेकिन इसका प्रकाशन किसने किया था ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रकाशन किया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित जुगुल किशोर। जुगुल किशोर यही क्या किए थे? इसका प्रकाशन किए थे, अर्थात इसके क्या थे? संपादक थे। ठीक है, इसके क्या थे? संपादक थे। और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये भी बात याद रखेंगे कि कैसा पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। बात क्लियर? चलिए, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हिंदी भाषा का उदंत मार्तंड है तो अंग्रेजी भाषा का पहला पत्रिका कौन था? तो ये भी याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा का जो आपका था वह था बंगाल गजट। बंगाल गजट ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1780 में। सन 1780 में किसने किया था? तो ऑगस्टम हिक्की। ये भी बात याद रखेंगे, ऑगस्टम हिक्की। ऑगस्टम हिक्की ने इसका संपादक हैं। ये भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहां पर एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो कानपुर आईआईटी ने कहां पे किया था? तो कानपुर आईआईटी ने किया था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहां पे?
न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है, यानी कि रनिंग में पुरुष को कितना मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ना है। ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप जब पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 25 मिनट में 4 किलोमीटर और 800 मीटर की दूरी तय करना होता है। और महिला को कितना, तो महिला को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, महिला को 14 मिनट में कितना, मात्र 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है। तो विलंबकारी कितना में है आर्टिकल, एक बार मैं प्रश्न को पुनः पढ़ता हूं। कह कि राज्यसभा में, कहाँ पे, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है। तो विलंबकारी प्रस्ताव की जो व्याख्या करने वाला नियम है वो किसमें है, वो आर्टिकल 30 में आपकी इसकी व्याख्या की गई है। आर्टिकल 230 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, टोटल आज के जो 38 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग जरूर प्रश्नों को याद रखेंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास को फिर यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।